हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। आज हम कक्षा 12 का टॉपिक घर्षण विद्युत, जो हमने लास्ट वीडियो में थॉमस के एक्सपेरिमेंट से पहले छोड़ दिया था। थॉमस के एक्सपेरिमेंट, थॉमस के प्रयोग जो है हमें स्टडी करनी है। उससे पिछले एक्सपेरिमेंट में जो कुछ बातें थी उन्हीं को साथ लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले घर्षण विद्युत के बारे में थैलस नामक वैज्ञानिक ने हमें डिस्क्राइब किया। थैलस ने क्या बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को रब करवाया जाता है किसी ऊनी कपड़े से, तो रब करवाने के पश्चात उस अंबर नामक पदार्थ में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक नया गुण उत्पन्न हो जाता है, और उस गुण को ही हमने आवेश या चार्ज के रूप में डिस्क्राइब किया था। और हमने ये बात भी की थी कि अभी तक आवेश को उचित रूप से वेल डिफाइंड नहीं किया जा सका है, परंतु हम आवेश को उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके गुणों के आधार पर जानते हैं। इसी के साथ साथ हमने पिछले वीडियो के अंदर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू स्टडी की थी, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, प्रोटॉन का आवेश +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, न्यूट्रॉन का जो चार्ज है 0, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन या निरावेशित होता है। ये बातें हमने पिछले वीडियो में स्टडी की थी। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर थे। हमने बताया था लगभग बराबर होते हैं ये 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये न्यूमेरिकल वैल्यू पिछले वीडियो में डिस्क्राइब की थी। उसका कारण ये था कि आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें हमें थोड़ी सुविधा हो जाए, हमें थोड़ा आसानी हो जाए। अब जो हमारा टॉपिक है आज, थॉमस का एक्सपेरिमेंट। तो थॉमस का एक्सपेरिमेंट क्या है, हम उन्हीं बातों का अध्ययन करते हैं कि थॉमस ने क्या कुछ किया अपने एक्सपेरिमेंट में। तो थॉमस के प्रयोग। थॉमस का जो पहला प्रयोग है, थॉमस ने एक कांच की छड़ ली और उस कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से घर्षण करवाया। एक कांच की छड़ ली और उस कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से घर्षण करवाया, और घर्षण करवाने के पश्चात उस कांच की छड़ को उसने किसी दृढ़ आधार से धागे की सहायता से निलंबित कर दिया, लटका दिया। और उसके पश्चात उसने फिर एक कांच की छड़ ली और उस कांच की छड़ को उसने दोबारा से ऊनी कपड़े से घर्षण करवाया, और घर्षण करवाने के पश्चात वो पूर्व में निलंबित की गई कांच की छड़ के पास उस छड़ को लेके गया। तो थॉमस को ये पता लगा कि दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। जैसे कि ये कांच की छड़ है जिसे ऊनी कपड़े से घर्षण करवा के धागे की सहायता से निलंबित कर दिया गया, बांध दिया गया है। एक दूसरी कांच की छड़ वो इसके पास लेके गया, उसे भी ऊनी कपड़े से ही घर्षण करवाया गया था। और जब दोनों छड़ों को वो पास लेके आया तो दोनों छड़ों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। यहाँ दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का अनुभव हुआ। तो थॉमस का ये पहला एक्सपेरिमेंट, जहाँ उसने दो कांच की छड़ों को ऊनी कपड़ों से घर्षण करवाकर एक छड़ को धागे की सहायता से निलंबित कर दिया और दूसरी कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से घर्षण करवाकर पूर्व में निलंबित छड़ के पास लेके गया, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हुआ। अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो है, थॉमस ने क्या किया, एक एबोनोइट या आबुनस की छड़ ली, और एबोनोइट या आबुनस की छड़ को उसने बिल्ली की खाल या समूर, जिसे हम फर भी कहते हैं, उससे रब करवाया। और रब करवाने के पश्चात उस एबोनोइट या आबुनस की छड़ को उसने दृढ़ आधार से निलंबित कर दिया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में एबोनोइट या आबुनस की छड़ लेकर उसे बिल्ली की खाल, जिसे हम समूर या फर भी कहते हैं, इसे घर्षण करवाया और दृढ़ आधार से निलंबित कर दिया। और ये छड़ कैसी थी? एबोनोइट।
इसके पश्चात इसी एक्सपेरिमेंट में एक दूसरे एबोनेट की छड़ ली, उससे भी बिल्ली की खाल से रब करवाया और दोनों छड़ों को जब वो पास पास लेके गया तो यहाँ भी दोनों छड़ों में थॉमस को प्रतिकर्षण बल का अनुभव हुआ, प्रतिकर्षण बल का प्रदर्शन हुआ, दोनों छड़ों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। तीसरे जो एक्सपेरिमेंट में थॉमस ने एक कांच की छड़ ली और उस कांच की छड़ को उसने ऊनी कपड़े से रब करवाया और दृढ़ आधार से निलंबित किया। ये कांच की छड़ है और एक एबोनॉइड की छड़ ली और उसे समूर या बिल्ली की खाल या फर से रब करवाकर निलंबित करके जब कांच की छड़ के पास लेके गया तो कांच की छड़ और एबोनेट की छड़ ने एक दूसरे को आकर्षित किया। यहाँ आकर्षण बल का अनुभव हुआ, दोनों छड़ों के मध्य आकर्षण बल का प्रदर्शन हुआ तीसरे एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ थॉमस के एक्सपेरिमेंट, तीनों एक्सपेरिमेंट से एक बात स्पष्ट हो रही है कि जब दो एक जैसे पदार्थों को एक जैसे पदार्थ से घर्षण करवाकर एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का प्रदर्शन होता है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फॉर एग्जांपल, कांच और कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रब करवाया तो दोनों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। उसी प्रकार एबोनॉइड की छड़ को एबोनॉइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रब करवाने के पश्चात दूसरे एबोनॉइड की छड़ को जब बिल्ली की खाल के पास लेके गए तो उसने भी दूसरी छड़ को क्या किया, प्रतिकर्षित। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जब बिल्ली की खाल से एबोनेट की छड़ को और रेशमी कपड़े से कांच की छड़ को रब करवाकर एक दूसरे के पास लेकर गए तो उन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, आकर्षित। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि दो एक समान वस्तुओं को रब करवाने के बाद जब पास लाया जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित। फॉर एग्जांपल ये दोनों एक्सपेरिमेंट। और जब दो अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग पदार्थों से घर्षण करवाने के बाद समीप लाया जाता है तो वो एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित। तो थॉमस का एक्सपेरिमेंट था ये। अब थॉमस के एक्सपेरिमेंट से कुछ बातें जो फैक्ट्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं आगे, तो हम उसकी बात करते हैं कि अब क्या फैक्ट्स हैं इस प्रयोग के। कोई वस्तु ए है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कांच की छड़ है। एक वस्तु बी है और मान लेते हैं ये वस्तु है ऊनी कपड़ा, और दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करवाया गया है, घर्षण। तो इस बात को पढ़ने से पहले एक बात और आपको डिस्क्राइब कर देते हैं यहाँ पे। थॉमस के एक्सपेरिमेंट के कुछ समय पश्चात एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया। उसने कहा कि कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, जबकि ऊनी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार एबोनॉइट की छड़ को यदि फर से बिल्ली की खाल या समूर से घर्षण करवाया जाए तो एबोनॉइट की छड़ जो है वो ऋणावेशित, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जो फर है वो पॉजिटिवली चार्ज, धनावेशित हो जाता है। अब इन दोनों बातों से थॉमस के एक्सपेरिमेंट का कैसे प्रूफ हुआ कि थॉमस के एक्सपेरिमेंट में जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसमें कांच की छड़ ली गई थी और उस कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से घर्षण करवाया गया था, और जो दूसरी कांच की छड़ ली थी उसे भी ऊनी कपड़े से रब करवाया गया था। और यहाँ दोनों छड़ों में क्या हुआ था, प्रतिकर्षण बल का प्रदर्शन हुआ था, प्रतिकर्षण बल प्राप्त हुआ यहाँ। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन कि कांच की छड़ पे धनावेश आएगा तो यहाँ धनावेश होगा, और इस कांच की छड़ पर भी धनावेश होगा क्योंकि इसे भी बिल्ली की ऊनी कपड़े से ही रब करवाया गया। तो दोनों कांच की छड़ों में यहाँ प्रतिकर्षण बल का अनुभव हुआ था। और अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन कि कांच की छड़ धनावेशित होगी तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। इसका मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो बताया
कि कांच की छड़ पे धनावेश होगा। और जो थॉमस के एक्सपेरिमेंट में जो प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो रहा था, दोनों बातें एक दूसरे को प्रूव करती है, क्योंकि समान आवेशों में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। और यही थॉमस के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें देखने को मिला। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में एक एबोनॉइड की छड़ ली थी, उसे एबोनॉइड की छड़ को घर्षण करवाया गया था, किसे, बिल्ली की खाल से, फर से। दूसरे एबोनॉइड की छड़ ली, उसे बिल्ली खाल से घर्षण करवा के जब पास लाया गया, तो यहाँ भी दोनों के अंदर क्या प्रदर्शन हुआ था, प्रतिकर्षण बल का। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, एबोनॉइड की छड़ पर ऋणावेश आएगा, तो ये दोनों एबोनॉइड की छड़ हैं, यहाँ पर ऋणावेश आएगा, और दोनों छड़ों पर ऋणावेश है तो एक समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो यहाँ भी प्रतिकर्षण बल का अनुभव हुआ था थॉमस के एक्सपेरिमेंट में, और अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार भी ऋणावेशित वस्तु है एबोनॉइड, तो प्रतिकर्षण बल ही होना चाहिए। तो थॉमस का एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल सही है। इसी प्रकार तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, तीसरे एक्सपेरिमेंट में थॉमस ने एक कांच की छड़ ली थी, उसे ऊनी कपड़े से रब करवाया, क्योंकि ये कांच की छड़ है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। और एक एबोनॉइड की छड़ ली थी, उसे बिल्ली की खाल से रब करवाया था, और अगर एबोनॉइड की छड़ है तो उस पर ऋणावेश होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, आकर्षण बल, और थॉमस के प्रयोग में भी तो आकर्षण बल का ही अनुभव हुआ था यहाँ। इसका मतलब जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश और ऋणावेश की बातें बताई है, और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया है, उसके अकॉर्डिंग थॉमस का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, और विपरीत आवेशों में आकर्षण बल का अनुभव होता है। इसी प्रकार अब जो हम बात कर रहे थे घर्षण की, कि एक वस्तु है जिसे मैंने कांच की छड़ मान लिया, और एक वस्तु बी है जिसे मैंने ऊनी कपड़ा मान लिया, और दोनों के मध्य घर्षण करवाया। तो वस्तु ए ने यदि इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग, वस्तु ए ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो वस्तु बी ने उन इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, ग्रहण किया है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है वो वस्तु पॉजिटिवली चार्ज होती है, धनावेश आता है उस पर, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आता है, वो नेगेटिवली चार्ज होती है। जितने परिमाण से वस्तु कोई धनावेशित होगी, ठीक उतने ही परिमाण से कोई वस्तु ऋणावेशित होगी। फॉर एग्जांपल, जो ये वस्तु ए है, इसके पास घर्षण से पूर्व 10 इलेक्ट्रॉन थे, और वस्तु बी के पास 15 इलेक्ट्रॉन थे। घर्षण के बाद क्या हुआ, वस्तु ए ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो वस्तु ए के पास बचे 8 इलेक्ट्रॉन, और वस्तु बी ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो वस्तु बी के पास हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। तो वस्तु ए ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2, तो यहाँ 2 की कमी हुई है, 10 में से 2 गए 8, और वस्तु बी ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो यहाँ कितनी वृद्धि हुई है, +2, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17। तो जितने इलेक्ट्रॉन वस्तु ए ने त्यागे हैं उतने इलेक्ट्रॉन वस्तु बी ने ग्रहण किए हैं। तो वस्तु बी पर 2 का पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वस्तु ए पर 2 का पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वस्तु बी पर 2 का नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या घटी है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ी है इसलिए नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, नेगेटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटी है, नेगेटिव चार्ज घटा है, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, और यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ी है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव। दूसरी बात, घर्षण से पूर्व 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 15 हैं, अभी भी यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 25, और घर्षण के बाद वस्तु ए के पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे, और वस्तु बी के पास 17 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के अभी भी दोनों के पास 25 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह सकते हैं घर्षण से पूर्व और घर्षण के बाद कुल आवेश में, पूरे निकाय के कुल आवेश में कोई चेंज नहीं हुआ। 25 इलेक्ट्रॉन घर्षण से पूर्व थे और 25 ही घर्षण के बाद हैं। इसका मतलब पूरी प्रोसेस के दौरान, घर्षण करने से पहले और घर्षण के बाद भी पूरे निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, नियत, टोटल चार्ज नहीं बदलता। तो इस प्रकार ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने घर्षण विद्युत के फैक्ट्स पढ़े। अब हम आवेश के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे अगर रिटर्न में लिखना चाहें तो क्या ले सकते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट्स है वो क्या होगा हमारा, सबसे पहला फैक्ट्स, घर्षण के पश्चात दोनों वस्तुओं में अन्य छोटी छोटी
वस्तुओं को आकर्षित करने का जो नया गुण उत्पन्न होता है उसे ही आवेश कहते हैं। उसे ही आवेश कहते हैं। घर्षण के पश्चात, घर्षण के बाद ये नया गुण उत्पन्न होता है। क्या नया गुण उत्पन्न होता है कि वो दूसरी छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। आकर्षित के साथ साथ प्रतिकर्षित भी कर सकता है अगर वो दोनों वस्तुएं आपस में एक जैसी चार्ज की हैं। तो जो नया गुण उत्पन्न होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश। सेकंड, घर्षण के कारण दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण, जो मैग्नीट्यूड होता है आवेश का, जो आंकिक मान है वो क्या होता है, एक समान, इक्वल होता है। इक्वल, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति, नेचर अपोजिट होती है। एक पॉजिटिव चार्ज होगी तो दूसरी नेगेटिव। घर्षण के कारण दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तीसरा पॉइंट जो है सहजातीय। सहजातीय का मतलब समान प्रकार के, एक ही जाति के समान प्रकार के या एक ही जाति के, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। सहजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय, विजातीय का मतलब अलग अलग प्रकार के, पॉजिटिव नेगेटिव। विजातीय या अलग अलग आवेशों में आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, घर्षण से पूर्व व घर्षण के बाद संपूर्ण निकाय का, संपूर्ण निकाय से मतलब घर्षण में जो वस्तुएं यूज़ की गई है उन सभी की बात कर रहे हैं। जैसे ये कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रब किया तो कांच की छड़ और ऊनी कपड़ा निकाय है। संपूर्ण निकाय या तंत्र का कुल आवेश नियत या संरक्षित रहता है। जैसे मैंने आपको लास्ट अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि घर्षण से पहले भी 25 इलेक्ट्रॉन थे, घर्षण के बाद भी 25 इलेक्ट्रॉन है। ना तो आवेश बढ़ा है ना घटा है। हाँ, एक वस्तु ने दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन घटे, दूसरी वस्तु के बढ़े, लेकिन पूरे निकाय की बात करें तो ना तो आवेश बढ़ा है ना आवेश घटा है। जितना घर्षण से पूर्व था उतना ही घर्षण के बाद है। नेक्स्ट 5, घर्षण प्रक्रिया के दौरान, घर्षण या फ्रिक्शन प्रोसेस के दौरान संपूर्ण निकाय का कुल आवेशों का बीजगणितीय योग, मैथमेटिकल एडिशन ऑफ चार्जेस, बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है। कैसे? कोई वस्तु A है, कोई वस्तु B है। वस्तु A ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो यहाँ पे 2 का पॉजिटिव चार्ज आया। वस्तु B ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो यहाँ 2 का नेगेटिव चार्ज आया। पूरे निकाय का कुल चार्ज अगर जोड़ें तो +2 -2 कितना आया? 0। तो घर्षण प्रक्रिया के दौरान जब एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है वो धनावेशित होगी। तो जितने परिमाण से वो वस्तु धनावेशित होगी उतने ही परिमाण से दूसरी वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जोड़ें तो टोटल निकाय का जो आवेशों का बीजगणितीय योग है, मैथमेटिकल एडिशन है, वो कितना होगा? 0।
मैथमेटिकल एडिशन क्यों लिया हमने, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। कैसे अदिश है इसके बाद हम आगे करेंगे। तो ये आपके जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे आवेश से संबंधित। इसके पश्चात इससे पिछला जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने कुछ बात की थी। क्या बात की थी कि जो साधन पेट्रोलियम उत्पाद लेकर जाते हैं उन साधनों के पीछे धातु की जंजीर क्यों लटकती रहती है और वो धातु की जंजीर पृथ्वी को क्यों स्पर्श करती है, वो पृथ्वी से टच में क्यों रहती है, पृथ्वी को स्पर्श क्यों करती रहती है। तो उसका कारण ये है कि जो साधन पेट्रोलियम उत्पाद लेके जाते हैं वो बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान जो उनके टायर होते हैं वो कुछ अलग होते हैं और वो लगातार पृथ्वी से घर्षण करते रहते हैं और घर्षण के कारण उन पर आवेश उत्पन्न होता है। और यदि आवेश वो किसी प्रक्रिया के द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद तक चिंगारी उत्पन्न कर दे, स्पार्किंग उत्पन्न कर दे, तो एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी हानि उत्पन्न कर सकती है, जन हानि, माल हानि। इसलिए उस पेट्रोलियम उत्पाद में किसी तरह का कोई विस्फोट ना हो, चिंगारी उत्पन्न ना हो, तो उस आवेश को वहाँ से पृथ्वी के अंदर पहुँचाने के लिए धातु की जंजीरों का प्रयोग किया जाता है जो उस पृथ्वी को स्पर्श करती रहती है। तो घर्षण के दौरान जो आवेश उत्पन्न होगा धातु की बॉडी पर टायरों की सहायता से, जब वो बॉडी पे चला जाएगा साधन की, तो वो धातु की जंजीर से होता हुआ पृथ्वी में चला जाएगा और वो जो पूरा का पूरा साधन है ले जाने वाला जो है पेट्रोल उत्पादन का साधन, वो क्या हो जाएगा, उदासीन। तो वहाँ स्पार्किंग या स्पूलिंग से बचाने के लिए धातु की जंजीरों को रखा जाता है। इसी प्रकार से हमने बात की थी जो आपका वायुयान है या जो हवाई जहाज़ है उसके जो टायर हैं वो टायर सुचालक बनाए जाते हैं। क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि हवाई जहाज़ या जो एरोप्लेन है टेक ऑफ और लैंडिंग के समय बहुत ज़्यादा समय तक वो रनवे के ऊपर टच में रहता है और फ्रिक्शन के कारण बहुत सारा चार्ज टायरों पे उत्पन्न हो जाता है और ये जब टायर ऊपर की ओर बैंड होते हैं तो ये संपर्क में आते हैं सीधा हवाई जहाज़ की धातु की बॉडी से और वो सारा का सारा चार्ज टायरों से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, हवाई जहाज़ पे। और क्योंकि हवाई जहाज़ में जो ईंधन होता है वो बहुत ही ज्वलनशील होता है तो वहाँ स्पार्किंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो स्पार्किंग को ख़त्म करने के लिए टायर सुचालक बनाए जाते हैं जिससे कि टायरों पर उत्पन्न होने वाला आवेश सुचालक होने के कारण तुरंत पृथ्वी के संपर्क में रहते हैं टायर और वो सारा का सारा चार्ज जो भी उत्पन्न हो रहा है वो लगातार पृथ्वी में जाता रहता है और ये उदासीन रहते हैं। और यदि ये कुचालक होते तो सारा का सारा आवेश इनके ऊपर आया था और वो सारा आवेश यहाँ से होता हुआ हवाई जहाज़ की बॉडी पे चला जाता। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में घर्षण विद्युत से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आज 2 एग्जाम्पल की चर्चा हमने की है, अगले वीडियो में फिर हम इसके और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा हम आवेश के मात्रक, अगले वीडियो में एक तो हम घर्षण विद्युत के दैनिक जीवन में जो हमारे इंटरेस्टिंग और रोचक उदाहरण है उसकी बात करेंगे, साथ ही साथ हम आवेश के जो उदाहरण हैं प्लस मात्रक, छोटे मात्रक, बड़े मात्रक, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, इनमें सीजीएस और जो आपके छोटे मात्रक हैं एमकेएस मात्रक जो बड़ा मात्रक है और सीजीएस मात्रक छोटा मात्रक है उनमें आपस में संबंध। इसके अलावा ईएसयू, ईएमयू के अंदर कितने गुलाम होते हैं, सबसे बड़ा मात्रक क्या है, सबसे छोटा मात्रक क्या है, तो ये सभी बातें हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।